Good morning students. I am going to teach you bio class 9 chapter 2 cell. ये चैप्टर पिछले दिनों से हो रहा था और कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पूरे चैप्टर को ध्यान से एक बार देख लेंगे। तो सेल क्या है? तो सेल का हम इंट्रोडक्शन कई रूप में दे सकते हैं या कहें डेफिनेशन कई रूपों में दे सकते हैं, जैसे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है, या कहें द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या कहें द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द hereditary unit of life, cell is the building block of life. तो you can define cell in all these ways. इन सभी ढंग से आप ये सेल को डिफाइन कर सकते हैं या इन सबको मिलाकर भी बोल सकते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया 1665 में। कैसे किया आप लोगों को पता है। उन्होंने एक कॉर्क का थीन स्लाइस लिया और उसको उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उन्होंने तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा उसमें जो छोटे छोटे चैम्बर्स थे उसको उन्होंने सेल नाम दिया। सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम। ये लैटिन वर्ड सेल्वी से डिराइव हुआ है। स्टडी ऑफ सेल को साइकोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो डेड सेल था। सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाला ल्यूवेनहॉफ था। इसी ने बैक्टीरिया को देखा, आरबीसी को देखा। ल्यूवेनहॉफ सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। आगे के साइंटिस्ट ने उन सब का खोज किया जिसमें न्यूक्लियस है, जिसका की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया। सेल में जो फ्लूइड होता है सेल फ्लूइड उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो टर्म है क्वाइंड बाय परकिंजे ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। ये प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म द बेसिस ऑफ लाइफ। ये है तो जीवन है, ये नहीं है तो जीवन नहीं है। सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाय स्लीडेन एंड स्वान ने थ्योरी दिया सेल के बारे में। कई फैक्ट्स को एक साथ उन्होंने बताया जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। ऑल सेल्स डेराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल इस प्रकार की बातें उन्होंने सेल थ्योरी में बताया। और आगे ये सेल थ्योरी मॉडिफाइड किया गया। एक अलग साइंटिस्ट भर्कोव एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्लीडेन स्वान के दिए हुए सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। और ये सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है वायरस लिविंग थिंग्स माना जाता है, लेकिन ये एक्चुअली लिविंग थिंग्स नहीं है क्योंकि ये सेल का बना हुआ नहीं है। तो वायरस एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। टाइप्स ऑफ सेल्स दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक जो प्रिमिटिव टाइप का है, पुराने ढंग का है, और यूकैरियोटिक जो मॉडर्न टाइप का सेल है। बैक्टीरिया में ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, पुराना टाइप का प्रिमिटिव टाइप सेल है उसके पास। इसकी विशेषता है कि इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है और सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो टाइप
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द वो हम दो तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल के आधार पे, किस तरह का सेल है ऑर्गेनिज्म में, तो उसके अकॉर्डिंग दो तरह का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाम से ही क्लियर है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स है यानी प्रिमिटिव सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें कि यूकैरियोटिक सेल्स है यानी मॉडर्न टाइप ऑफ सेल्स है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा ढंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, जितने भी प्रोटोजोआ है वो सब यूनिसेलुलर है। सेकेंड है एक सेल से ज़्यादा, दो या दो से अधिक सेल, मल्टीसेलुलर, हम लोग मल्टीसेलुलर की गिनती में आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, पूरे सेल को हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, जो कि आउटर कवरिंग होता है सेल के सबसे बाहर का जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। एनिमल सेल में ये सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक थिक लेयर सेलुलोज का होता है जिसको कि सेल वॉल कहते हैं, है ना। प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर बाउंड्री हो गया और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री हो गया, है ना। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होता है। दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस सेल के सबसे बीचों बीच में करीब करीब सेंटर में, ये सेंट्रल बॉडी है, राउंड स्फेरिकल बॉडी होता है, ये पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ सेल भी कहते हैं या कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। इस न्यूक्लियस के बीचों बीच में एक छोटा सा स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। वो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है और राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो बाउंड्री है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम, जो कि जीन का बना हुआ और जीन डीएनए का बना होता है। वो हेरिडिटरी यूनिट होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरी करता है। तो ये सब फंक्शन जो है न्यूक्लियस का होगा। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो रीजन है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी फ्लूइड भरा होता है, ये भी फ्लूइड ही है, सेल फ्लूइड है। और ये वाइटल जोन होता है। वाइटल जोन कहने का मतलब ये है कि इसी साइटोप्लाज्म में मोस्टली लाइफ प्रोसेस या बायोकेमिकल एक्टिविटीज, जिसको कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कहते हैं, वो होता है। बहुत कुछ यहाँ पे हमेशा होते रहता है और ये सब जो प्रोसेस होते हैं वो होता है कैसे, किनके सहारे होता है। तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के सहारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाइटल प्रोसेस होता है। और इन प्रोसेस को करने के लिए सेल में या साइटोप्लाज्म में डिवीजन ऑफ लेबर लागू होता है। डिवीजन ऑफ लेबर सोशल स्टडी में भी आप लोग पढ़ते हैं, सेल में भी ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि सेल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली फंक्शन करने के लिए उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको उनमें काम का बंटवारा होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से फंक्शन कर सके। तो इसी वजह से जितने भी साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हर सेल ऑर्गेनल्स का ईच सेल ऑर्गेनल्स हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, अपना अपना विशेष फंक्शन होता है और उस फंक्शन को करने में वो स्पेशलिस्ट होते हैं। ये ऑर्गेनल्स
कौन से हैं, तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, पहले भी बता चुके हैं। ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो प्रकार का होता है, RER एंड SER। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए स्केलेटन का काम करता है, फ्रेमवर्क बनाता है सेल का। और दूसरा काम है ये ट्रांसपोर्टेशन, सेल के अंदर या सेल के बाहर एक सेल से दूसरे सेल में भी ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम इसका ट्रांसपोर्टेशन है। और दूसरा सिंथेसिस का काम, यानी किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। जैसे RER प्रोटीन बनाता है, SER लिपिड बनाता है ना। तो ये सब ER का फंक्शन है। गोल्जी बॉडी दूसरा ऑर्गेनल है जिसका काम की पैकेजिंग है। पैकेजिंग जो ये ER बनाता है, उस सामान को पैकेजिंग करने का काम ये गोल्जी बॉडी करता है। और साथ ही साथ जो है ये सेक्रेशन का काम, एंजाइम सेक्रेशन का भी काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ की सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, प्लास्टिड्स जो फूड प्रिपरेशन या केवल प्लांट्स में होता है, फूड प्रिपरेशन है, फूड स्टोरेज, यही सब काम होता है। लाइसोसोम्स केवल एनिमल्स में होता है जनरली, ये सुसाइडल बैग कहलाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सेंट्रोसोम्स जो कि केवल एनिमल में होता है, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और वैक्यूल ये जनरली प्लांट्स में होता है, बड़े बड़े होते हैं, एनिमल्स में जनरली नहीं होता, होता है तो छोटा होता है। ये फूड स्टोरेज का काम या वेस्ट स्टोरेज का काम करता है। तो इस तरह से आपका रिवीजन ये कंप्लीट हुआ। और होमवर्क में आप लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।